नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं प्रेम एक एहसास का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू कर। लौटते वक्त रास्ते में देवांश कुछ नहीं बोला। रूपाली के घर आने पर बस इतना ही बोला, कल शाम डिनर पर चलेंगे, तैयार रहना। रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। वह स्पष्ट बात करना चाहती थी, लेकिन लगा एक बार पिताजी से बात कर ले। रात काफी हो गई थी, जवाहर सो चुका था। राधिका उसका इंतजार कर रही थी घर में। हमेशा की तरह राधिका को बड़ी उत्सुकता थी सब बातें जानने की। रूपाली जानती थी माँ कहीं आती जाती नहीं है, उसके माध्यम से ही बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह बहुत विस्तार से बताने बैठ गई। कौन कैसा लग रहा था, किसने क्या कहना था। राधिका को बेटी के साथ बहुत अच्छा लगता था। उसे यही चिंता रहती थी, रूपाली के जाने के बाद कितना अकेली हो जाएगी। रात इतनी देर हो गई कि सुबह रूपाली की आंख ही नहीं खुली और जवाहर ऑफिस चला गया। रूपाली जब उठी तो अपने आप पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है। रात को डिनर पर जाने से पहले उसे पिता को अपने सारी बातें, सारी उलझन बतानी चाहिए। इस तरह टालते रहने से समय निकलता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले स्थिति साफ हो, समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। उसे अपने आप पर झुंझलाहट हो रही थी। सुबह जल्दी उठ करके पिता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन माँ के बार बार देवांश के बारे में पूछने पर रूपाली को लगा अच्छा हुआ माँ के सामने कोई बात नहीं की। अगर अपने संशय माँ के सामने रखती तो माँ परेशान हो जाएंगी। पहले पिता से बात करके कुछ निर्णय ले करके फिर माँ को शामिल करना ठीक रहेगा। अकेले में पिता से बात करनी है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। चुपचाप ऑफिस में अकेले में ठीक तरह से बात हो जाएगी। फिर विचार आया अगर देवांश मिल गया तो, लेकिन यह जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। रूपाली तैयार हो करके राधिका से यह कह करके निकल गई कि अपनी सहेली के घर जा रही है। ऑफिस में कदम रखते हुए उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे चिंता हो रही थी कहीं देवांश से सामना न हो जाए। उधर जवाहर के दिल में रूपाली की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था रूपाली प्रसन्नता का नाटक कर रही है, वह कुछ बोल नहीं रही है। लड़कियां शादी के नाम से जैसे खिल उठती हैं, शर्माती हैं, रूपाली में वो बात नजर नहीं आ रही थी, बल्कि देवांश का नाम आते ही उसकी आंखों में उदासी बढ़ जाती है। उसे लग रहा था कहीं उसकी नौकरी बचाने के लिए तो वह यह सब सहन ना कर रही है। वह अपनी बेटी को जानता था, कपड़े और गहने उसके लिए बहुत अहमियत नहीं रखते थे। उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे एक एक दिन भारी लग रहा था। इतने दिनों बाद इस विवाह से मना करने का मतलब देवांश से ऐसी दुश्मनी मोल लेना जिसका परिणाम भयंकर होगा। उसके साथ जो करेगा वह सह लेगा, लेकिन वह रूपाली की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपनी बेटी की बर्बादी वह कैसे देखेगा। शादी करती है तो वह भी खुश नहीं रहने वाली है, और इनकार करती है तो भी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। कैसा बाप है अपनी बेटी की हिफाजत और खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसको यह बात इतनी खाए जा रही थी कि वह रात दिन चिंता में घुले जा रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था वह करे तो करे क्या। बेटी से कई बार पूछना चाहा, लेकिन समझ नहीं आता है क्या पूछे और कैसे पूछे। इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था और ऑफिस में आकर के बैठ गया, लेकिन शरीर शिथिल सा होता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था क्या करना है और वह कहाँ बैठा है। धीरे धीरे उसे लगा उसका हृदय जकड़ता जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह पसीना पसीना हो रहा था, एक हाथ से सीने को दबा रहा था। उसको इतनी बेचैनी हो रही थी, वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह बेबस अपनी कुर्सी पर बैठा दर्द से तड़प रहा था। तभी दरवाजा खोल करके उसकी बेटी ने प्रवेश किया।
पिता को तड़पते देख करके वह एकदम से जड़ हो गई। फिर तुरंत हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए बाहर भागी। उसकी आवाज सुन करके बाहर बैठे कर्मचारी बाहर तुरंत जवाहर के कमरे की ओर भागे। रूपाली भागती जा रही थी और देवांश के कक्ष के बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछा, देवांश जी कहाँ हैं? एक बड़े हाल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, मीटिंग चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रूपाली ने आखिरी वाक्य सुना ही नहीं, वह तुरंत हाल का दरवाजा खोल करके अंदर चली गई। देवांश कई लोगों के बीच बैठा किसी का प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी रूपाली दौड़ती हुई उसके सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, प्लीज मेरे डैड को बचा लो। मीटिंग छोड़ करके देवांश बाहर आया। जब तक ऑफिस में हड़कंप मच गया था, कोई एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहा था तो कोई जवाहर को हौसला दे रहा था। देवांश ने तुरंत फोन करके अपने ड्राइवर को गाड़ी बिल्डिंग के नीचे लाने को कहा और कर्मचारियों के साथ जवाहर को नीचे ले जाने की व्यवस्था की। अस्पताल में भी देवांश के कारण जवाहर का तुरंत इलाज शुरू हो गया। रूपाली का घबराहट के कारण रो रो करके बुरा हाल था। उसने राधिका को भी किसी तरह संदेश भिजवाया तो वह भी तुरंत अस्पताल आ गई। जवाहर के सारे टेस्ट हो रहे थे, आगे का क्या इलाज करना है डॉक्टर परामर्श करने में लगे थे। देवांश रूपाली के पास आकर के बोला, चिंता मत करो, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी मम्मी को लेकर के घर जाओ, यहाँ डॉक्टर सब संभाल लेंगे। राधिका को पैसे की भी चिंता हो रही थी और दोनों घर कैसे जा सकते थे। चिंता के कारण घर पर भी क्या करती। राधिका ने देवांश से कहा, आप चलिए, हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। देवांश चला गया। दोनों माँ बेटी फिर गले लग करके खूब रोई। दोनों को यही चिंता हो रही थी कि जवाहर को कुछ हो गया तो क्या करेंगी फिर दोनों। फिर रूपाली डॉक्टर से बात करने गई। पिता की स्थिति के बारे में उसे सही से पता करना था। डॉक्टर ने बताया, टेस्ट चल रहा है, जवाहर आईसीयू में है। डॉक्टर की देखभाल में अब घर वालों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। दोनों ने निश्चय किया अस्पताल में ही रहेंगी और भगवान का नाम लेती रहेंगी। दोनों आईसीयू के बाहर बने वेटिंग रूम में बैठ गई। ऑफिस के सब कर्मचारी भी चले गए। राधिका का भाई सुनील उसी शहर में रहता था, वह भी आ गया। शाम को 4-5 बजे रूपाली को लगा कि उसे घर जाकर के कुछ कपड़े और खाने का सामान ले आना चाहिए। घर में जितना नकद रखा था वह भी अपने साथ होना चाहिए। डॉक्टर ने यह बात कई बार कही। जवाहर को समय से अस्पताल ले आए, इसलिए उनकी जान बच गई। रूपाली का मन देवांश के प्रति कृतज्ञता से भर गया। देवांश की फुर्ती और प्रभाव के कारण जवाहर जीवित था। उसने सोचा, पहले ऑफिस जा करके देवांश को शुक्रिया करना चाहिए, फिर घर जा करके कपड़े लाना ठीक होगा। रूपाली ऑटो करके पहले ऑफिस गई। जो सामने पड़ता है वह कर्मचारी पूछता है, जवाहर कैसे हैं? सबको जवाब देते हुए वह देवांश के कक्ष तक पहुंच गई। वहां देवांश टेबल पर झुका काम में व्यस्त था। रूपाली को देख तुरंत काम छोड़ करके उससे बोला, तुम यहाँ, सब ठीक ठाक तो है ना? रूपाली उदास स्वर में बोली, हाँ डैड की तबीयत स्टेबल है, कल ऑपरेशन करेंगे 10 बजे के आसपास। मैं तो आपको थैंक्स बोलने आई थी, आज आपके कारण डैड हमारे बीच हैं। देवांश कोमल स्वर में बोला, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रूपाली उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, तो कोई और होता तो आप मदद नहीं करते क्या? वह लापरवाही से बोला, मैं कोई समाज सेवक थोड़े ही हूँ जो हर किसी की मदद करता घूमूंगा। रूपाली को विश्वास नहीं हुआ, देवांश ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? मतलब उसके दिल में जरा भी दया ममता नहीं है। कटाक्ष करते हुए वह बोली, फिर तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे डैड की जान बचाई। समझ नहीं आ रहा है मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी। देवांश कंधे झटकते हुए बोला, कोई मुश्किल नहीं है, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। रूपाली देवांश का मुंह देखती रह गई। उसे अब सच में देवांश से नफरत सी हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देवांश के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह यह सब ऐसे बोल रहा था जैसे कोई साधारण सी बात कर रहा हो। रूपाली उसकी आंखों में आंखें डाल करके सख्त लहजे में बोली, प्रेम के एहसास के बिना यह केवल एक क्रिया है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। रूपाली फिर वहां एक पल और नहीं रुकी और तुरंत अपने घर चली गई। जब सामान लेकर के हॉस्पिटल पहुंची तो बिल्कुल खामोश थी और विचारों में डूबी हुई थी।
लेकिन राधिका स्वयं इतनी चिंतित थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। उसको बस एक ही चिंता थी, जवाहर स्वस्थ हो जाएं। पैसे जो रूपाली की शादी में खर्च करने के लिए निकाले थे, इलाज के लिए भर दिए थे। रात को दोनों चिंता के कारण सो भी नहीं सकी, बस खामोश एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने अपने विचारों में डूबी रही। सुबह सुनील ने जबरदस्ती दोनों माँ बेटी को चाय ब्रेड खिलाई। फिर ऑपरेशन से पहले दोनों जवाहर से एक एक करके मिलने गईं। देवांश को ऐसे मौके पर सुगंधा से बोलना पड़ता था जो उसे अखरता था। अपने पिता की मृत्यु का कारण वह सुगंधा को मानता था, इस कारण वह सुगंधा को कभी माफ नहीं कर पाया था। गलत उसे अपने पिता भी लगते थे, लेकिन अब वे तो इस दुनिया में नहीं थे। वह कब का सुगंधा को अपने घर से निकाल चुका होता अगर पिता की वसीयत के हिसाब से 1/3 हिस्सा सुगंधा के नाम नहीं होता तो। उसे मजबूरन सुगंधा से जरूरत पड़ने पर बात करनी पड़ती थी। सुगंधा के आने जाने का रास्ता और उसका हिस्सा पीछे की तरफ था, इसलिए रोज में उनका आमना सामना नहीं होता था। हर महीने खर्चे के लिए एक निश्चित रकम उसके बैंक में डालनी पड़ती थी। सुगंधा को उसने पहले ही कहलवा दिया था 10 बजे तैयार रहने को, अस्पताल जाना है। जवाहर के ऑपरेशन के समय उसके ऑफिस के कर्मचारी भी अस्पताल आएंगे, ऐसे में उसका सुगंधा के साथ वहां होना अनिवार्य था। उसके स्टाफ को पता चल गया था उसने रूपाली से मंगनी की है। सुगंधा देवांश से डरती थी, वह जानती थी देवांश को जिस दिन गुस्सा आ गया वह उसे घर से निकाल देगा और पैसे भी देने बंद कर देगा। देवांश के पास इतना पैसा है, वह वकीलों की फौज खड़ी कर देगा और उसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह उसे ताने मार करके अकड़ करके बात अवश्य करती थी, लेकिन उसकी एक आवाज पर तैयार हो जाती थी। जब अस्पताल पहुंची तो रूपाली, राधिका और एक सज्जन ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक तरफ पड़ी बेंच पर बैठे थे। उनकी हालत देख करके देवांश समझ गया दोनों माँ बेटी घर गई ही नहीं, रात भर सोई नहीं है, ऐसे ही परेशान सी बैठे बैठे रात काटी है। सुगंधा उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। देवांश को लगा अब वो रूपाली के बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, कपड़ों पर पड़ी सिलवटें देख कोई ना कोई कटाक्ष अवश्य करेगी। लेकिन सुगंधा कुछ देर तक रूपाली और उसकी माँ को चुपचाप देखती रही, फिर रूपाली से बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुगंधा की आंखों में सहानुभूति देख करके रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। वह सुगंधा के गले लग करके रोने लगी। सुगंधा उसे सांत्वना दे रही थी। देवांश को अजीब लगा दोनों का व्यवहार। रूपाली ने उससे तो बात भी नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं और सुगंधा से गले लग करके ऐसे रो रही थी जैसे उसको कितना जानती थी। सुगंधा ने भी अपनी जबान पर नियंत्रण रखा हुआ था। देवांश की डॉक्टर से बात हो चुकी थी, कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। वह बैठने के लिए स्थान देख रहा था। थोड़ी दूर पर 2 लोगों के बैठने के लिए एक बेंच पड़ी थी, वह वहां जाकर के बैठ गया। सुगंधा भी कुछ पल बाद उसके पास जाकर के बैठ गई। देवांश को झुंझलाहट हो रही थी, अब सुगंधा की टिप्पणी सुनने को वह मजबूर हो जाएगा। इससे पहले उसने सुगंधा से कभी 2 मिनट से अधिक बात नहीं की थी। सुगंधा आगे को झुकी फर्श को एकटक देख रही थी, ना जाने किस सोच में पड़ी थी। उसको इतना उदास देवांश ने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा बनी संवरी मटकती सी रहती थी। कुछ पर बाद देवांश की तरफ देखते हुए वह बोली, जानते हो हम में क्या कॉमन है? हम दोनों महत्वाकांक्षी हैं और पैसों को सबसे अधिक अहमियत देते हैं। सोचते हैं पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पैसा ही हमारे लिए खुदा है। देवांश उसके प्रवचन सुनना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, लेकिन कान तो खुले रहते हैं। बातें उसको सुनाई दे रही थी, वह बोलती जा रही थी। मैं जब तुम्हारे डैड के ऑफिस में काम करने आई थी वे बहुत परेशान थे। तुम्हारी मॉम की बीमारी और इतने बड़े कारोबार चलाने की जिम्मेदारी वे संभाल नहीं पा रहे थे। मैं उनकी सेक्रेटरी का काम देख रही थी। मैसेज पॉल ने रिटायरमेंट ले लिया था। इससे पहले मैंने बहुत छोटे दफ्तरों में काम किया था, इतना बड़े दफ्तर में मैं पहली बार नौकरी करने आई थी। मिसेज पाल मेरी पड़ोसन थी, मेरे संघर्ष से परिचित थी। पिता की असमय मृत्यु के कारण माँ और 2 छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं बहुत लगन से अपना काम कर रही थी। यह नौकरी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी और जो तनख्वाह मुझे मिलने लगी थी उससे जीवन में कुछ सहूलियत हो गई थी।
तुम्हारे डैडी इतना टेंशन सहन नहीं कर पा रहे थे। तुम भी छोटे थे, तुम्हारी भी चिंता लगी रहती थी। ऑफिस का ध्यान तो भट्ट साहब रख रहे थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी और चिंता उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट दे रही थी। वैसे भी शुगर और ब्लड प्रेशर रहता था, दवाई लेना भूल जाते थे। एक दिन मिसेज पाल ऑफिस आई तो तुम्हारे डैड की हालत देख दुखी हो गई। वे शुरू से ही इस ऑफिस में काम करती थी, बहुत लगाव था उन्हें तुम्हारे डैड से। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि मेरी जिम्मेदारी केवल ऑफिस का काम संभालने तक ही नहीं सीमित है, मुझे सर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने मुझे दवाइयाँ समझाई, किस समय सर को देनी है। जल्दबाजी में नाश्ता भी नहीं करते थे। देवांश का ध्यान अब सुगंधा की बातों पर था। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसके पिता और सुगंधा के बीच रिश्ता बना कैसे? उसे याद थे वे दिन कितने मुश्किल भरे थे। वह स्वयं कितना डरा हुआ था, माम को कुछ हो गया तो कैसे रहेगा उसके बिना। पिता से भी प्रेम था, लेकिन माँ के बहुत करीब था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया था, मन करता था सब कुछ तोड़ दे, दीवार में सिर फोड़ दे। कोई हंसता बोलता दिखता तो भी बुरा लगता था। सारा दिन माँ के पास बैठा रहता था, 12वीं थी, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। पिता पर भी गुस्सा आता था, कुछ करते क्यों नहीं है, उनकी कोशिश में कमी लगती है। ऑफिस जाते तो उसको और गुस्सा आता, पैसा कमाने की लगी रही है, माँ के पास नहीं बैठा जाता। माँ को दिन पर दिन अपनी आंखों के सामने घुलता देख करके वह बस रोता रहता था। माँ भी असहाय सी उसको देखती रहती थी, ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, ताकत ही नहीं बची थी। कुछ खाया पिया भी नहीं जाता था, बस पलंग पर लेटी रहती थी, आंखों में आंसू बहते रहते थे। कभी धीरे से उसका हाथ पकड़ करके इतना ही कह पाती, मत रो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शरीर हड्डी का ढांचा रह गया था। फिर खाने की नली लगा दी। उसके बाद तो 2-4 शब्द जो बोलती थी वे भी बंद हो गए। पिता उससे कहते, बेटा 12वीं का बोर्ड है, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। उसे उनकी बात तीर सी चुभती। कैसे इंसान है, पैसा कमाने और पढ़ाई की लगी रहती है, माँ की चिंता ही नहीं है। वह गुस्से से भर जाता। सुगंधा ने अपनी बात जारी रखी। उस दिन जब मिसेज पॉल ऑफिस आई थी, तुम्हारे डैड बिलक बिलक करके रोए थे उनके सामने। वह माँ जैसी थी उनकी। बहुत देर तक मन का गुबार निकालते रहे तुम्हारे पिता। वे बोल रहे थे, उसमें मेरे प्राण बसते हैं, वह चली जाएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। हर पल तिल तिल करके मरता हुआ उसको नहीं देख सकता, इसलिए ऑफिस चला जाता हूँ। घर में मन नहीं लगता है, एक ही खौफ लगा रहता है, पता नहीं कौन सी उसकी आखिरी सांस होगी, कब हमेशा के लिए चली जाएगी। उसका सामना नहीं कर पाता हूँ। एक एक पल याद आता है, कितना साथ दिया उसने हमेशा। जीवन के हर कदम पर कितने खुश रहते थे हम, जब कुछ नहीं था तब भी और जब सब कुछ हो गया तब भी। देबू की हालत भी देखी नहीं जाती है, इतनी छोटी उम्र में उसे किस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सारा दिन माँ के सिरहाने बैठा रहता है और रोता रहता है। मैं वहाँ कैसे बैठूं? दोनों को रोता देख करके मुझे स्वयं रोना आ जाता है। उनको हिम्मत नहीं दे पाता, इतना साहस ही नहीं रहा है। देबू को पढ़ने के लिए जरूर कह देता हूँ, लेकिन स्वयं ग्लानि होती है। बच्चे पर क्या बीत रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देवांश पिता की क्या स्थिति थी यह नहीं समझ सका था। कुछ उम्र छोटी थी, कुछ पिता पर क्रोध इतना आता था, उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। सुगंधा को देवांश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको यह महसूस हो रहा था कि देवांश बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। सुगंधा लगातार बोलती रही, मिसेस पॉल तुम्हारे डैड की बात सुन करके बहुत रोई। उनके लिए मुमकिन होता तो वे स्वयं दोबारा नौकरी करने आ जाते, लेकिन उनके पति इतने बीमार हो गए थे, बिल्कुल बिस्तर पर आ गए थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, बच्चे तुम जानती हो फैमिली में एक भी मेंबर बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है तो फैमिली के दूसरे लोगों की कंडीशन कैसी हो जाती है। बच्चे तुम तो देख चुकी हो यह सब। इस टाइम जगदीश सर को सहारे और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से वह अपने खाने और मेडिसिन को लेकर के लापरवाह हो रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। उनको अपने बेटे के लिए जीना होगा, नहीं तो वह बेचारा दोहरी मार नहीं सह पाएगा।
माँ का जाना तो पक्का है, लेकिन पिता को जीवित रहना भी जरूरी है। आज से तुम उनकी दवा और खाने पीने का ध्यान रखोगी। मैं उनके ऑफिस में आती ही उनको जिद करके दवा देते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वे बिना नाश्ता किए आते थे। मैंने घर से उनकी सेहत के हिसाब से खाना लाना शुरू कर दिया। बोलते बोलते सुगंधा को प्यास लगने लगी, तो वह कुछ दूर पर बने डिस्पेंसरी से पानी पीने चली गई। जब आई तो देवांश अपनी जगह पर ही बैठा था। चाहता तो इस मौके का फायदा उठा करके इधर उधर हो सकता था। इतनी देर से अंदर जवाहर का ऑपरेशन कैसा चल रहा है, इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली थी। सामने दोनों माँ बेटी मुंह लटकाए बैठे थे। माँ आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान का नाम ले रही थी। बेटी एक तरफ सिर झुकाए आंख बंद करके बैठे थे। सुगंधा ने जहां छोड़ा था वहीं से आगे बोलना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारे डैड के तन का तो मैंने ध्यान रख सकती थी, लेकिन उनका मन बिल्कुल टूटता जा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने बड़े कारोबार का मालिक कितना दुखी है कि अंदर बिखर रहा है। जिस दिन तुमसे झड़प हो जाती ऑफिस में बैठ करके रो पड़ते, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 2-3 जगह भारी नुकसान उठाना पड़ा। सब तरफ से इतना दबाव बढ़ता जा रहा था, मुझे कई बार लगता उनका हार्ट फेल ना हो जाए। बहुत कठिन परिस्थितियां थी उस समय। फिर तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आए। ऑफिस का बहुत नुकसान हुआ, और जब ऑफिस आए तो सूनी आंखें, कृष्णकाय देह देख करके मेरा मन रो पड़ा। मुझे अपनी माँ की पीड़ा याद आ गई। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी बिल्कुल यही दशा हो गई थी। मैं इस दर्द को समझती थी, इसलिए उनके बिना बोले उनके सारे काम करती रहती। जब तक वे स्वयं कुछ नहीं बोलते मैं चुपचाप बैठी रहती। सुगंधा की आंखें नम हो गई थी और वह कुछ समय के लिए खामोश हो गई। देवांश को अच्छी तरह याद थे वे दिन जब उसे लगा था उसका सब कुछ खत्म हो गया। माँ को नियति ने छीन लिया और पिता होते हुए भी नहीं थे पास में। हर समय सिर झुकाए उदास गमगीन से बैठे रहते। वह चाहता था वे उसके पास आकर के कुछ बोलें, सांत्वना दें कि मैं हूं ना, लेकिन वे बहुत कमजोर निकले। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह चीजें तोड़ता, उठा पटक करता, किसी से भी उलझ जाता, झगड़ पड़ता, लेकिन वे सब नज़रअंदाज कर देते। शायद सोचते होंगे यह उसका दुख प्रकट करने का तरीका है। वे यह कभी नहीं सोच पाए कि देवांश उनसे बात करना चाहता था, उनकी निकटता चाहता था। बात आगे बढ़ जाती तो पिता उनसे विनय करते, बेटा क्यों ऐसा करते हो, अपने आप को संभालो, लोग क्या कहेंगे। उसे लोगों के कहने की परवाह नहीं थी। उसे अपने पिता की उपस्थिति महसूस करनी थी। अगर वे उसे 2 थप्पड़ मार देते तो उसे लगता कोई बड़ा उसके करीब है। वह बिल्कुल अनाथ नहीं हुआ है। उनकी डांट सुन करके वह उनकी गोद में सिर रख करके रोता तो कुछ हल्का हो जाता, लेकिन वे स्वयं रुआसे से रहते और बहुत असुरक्षित महसूस करता। उसकी समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, किससे अपने मन का दुख बांटे। माँ के जाने का दुख उसे इतना अकेला कर गया था। फिर पिता की गिरती सेहत से लगता कहीं उन्हें भी कुछ ना हो जाए। जीवन असमंजस भरा लगता। कभी उपद्रव करता पिता को चिढ़ाने के लिए, तो कभी उसे चिंता होती उनकी गिरती सेहत के कारण। देवांश बहुत परेशान था, समझ नहीं आता था क्या करे। पढ़ने में होशियार था, इसलिए 12वीं में अनुत्तीर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन इतने अच्छे अंक भी नहीं आए कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता। जिस कॉलेज में दाखिला मिला उसमें बच्चे पढ़ने के अलावा हर काम में दिलचस्पी लेते थे। उसे भी अपने अंदर के क्रोध और ऊर्जा का व्यय करने का रास्ता मिल गया। रात दिन किसी से भी उलझ जाता और मार पिटाई कर बैठता। जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता तो शिक्षकों और प्रिंसिपल तक बात पहुंच जाती। डांट और कॉलेज से निष्कासित करने की धमकियों का तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। स्वयं नहीं जानता था उसे क्यों इतना गुस्सा आता था, क्यों वह इतना बेकाबू हो जाता था। प्रिंसिपल जब पिता को बुला करके देवांश की शिकायत करते, तब उसके पिता से झुका करके प्रिंसिपल की बातें सुनते। आखिर में हाथ जोड़ करके उसकी तरफ से माफी मांग करके निकल जाते। जब माँ जीवित थी तब भी जगदीश ने देवांश को कभी डांटा नहीं था, बस लाड करता था। अनुशासित करने का काम दिव्यानी का था।
देवांश उससे डरता था और अपने मन की बात भी उससे ही करता था। उसकी फरमाइशें तो जगदीश पूरी करता था, लेकिन देवयानी की स्वीकृति आवश्यक थी। देवांश को गुस्सा इस बात पर आता, पिता उससे पूछते क्यों नहीं है, उसने झगड़ा क्यों किया था। वह पागल थोड़ी न था जो बिना बात के किसी से भी लड़ेगा। कोई बात बुरी लगी होगी दूसरे की, ठीक है, वह गुस्से में बेकाबू हो जाता था, लेकिन कारण जानने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं करते थे। पिता के माफ़ी मांगने का मतलब था सारा दोष देवांश का था। ऐसे ही एक बार फुटबॉल खेलते हुए किसी लड़के ने उसको जानबूझ करके धक्का दे दिया, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गया और हाथ में आई बॉल विरोधी टीम ने लपक ली। आखिरी मिनट चल रहा था, देवांश की टीम वह मैच हार गई। देवांश ने मैच के तुरंत बाद उस लड़के को सबके सामने इतना मारा कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बात पुलिस तक पहुंच गई, कॉलेज से उसे निष्कासित कर दिया गया। जगदीश ने भाग दौड़ करके उसको पुलिस केस से किसी तरह बचा लिया, लेकिन कॉलेज में पुनः दाखिला नहीं दिलवा सका। सुगंधा बहुत भावुक हो गई थी। कुछ पल लगे उसे संयत होने में। उसने आगे बोलना शुरू कर दिया, मैं उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने लगी थी। मेरे मन में उनके लिए इज्जत शुरू से थी, लेकिन अब मैं उनके प्रति दया का भाव रखने लगी थी। उनकी परेशानी मुझे अपनी परेशानी लगती, उनका अकेलापन मैं समझ रही थी। पिता के रूप में मुझे नहीं मालूम कितने सक्षम थे वे तुम्हारी नज़रों में, लेकिन मुझे उस समय वे एक भावुक, दुखी और परेशान इंसान नजर आते थे। मुझे लगता था तुम उदंड और बदतमीज बच्चे हो, जिसके कारण वे इतने अधिक परेशान हैं। जब भी तुम्हारे कॉलेज से शिकायत आती उनका चेहरा उतर जाता। वे बोझिल कदमों से तुम्हारे कॉलेज जाते, आने के बाद बहुत दुखी होते, कहते ऐसा तो नहीं था मेरा देबू, क्या हो गया है उसे, मुझसे बात नहीं करता है, मेरे पास बैठता नहीं है। पहली बार देवांश ने सुगंधा को टोका, वे स्वयं क्यों नहीं बोलते थे मुझसे, मेरे करीब बैठ करके मुझे गले लगाते। देवांश के अचानक बोलने से सुगंधा चौंक गई। फिर कुछ पल इंतजार करती रही कि देवांश कुछ और बोलेगा, लेकिन वह खामोश हो गया था। तो सुगंधा बोलने लगी, मैंने भी यही बात कही थी, कहा था देवांश अभी छोटा है, उसे आपके सहारे की आवश्यकता है, इस समय आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। तो वह बोले, नहीं रही मुझमें हिम्मत, मेरी हिम्मत देवयानी थी, मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रांग थी, मैं तो उसकी परछाई था, उसके बिना दिशाहीन हूँ। देवांश को देखता हूँ तो उसकी छवि नजर आती है, उसके पास नहीं बैठा जाता मुझसे, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूँ समझ नहीं आता है। देवांश पहली बार जगदीश को केवल एक पिता नहीं, एक इंसान के रूप में देख रहा था, ऐसे कमजोर पुरुष के रूप में जिसे उस समय स्वयं सहारे की आवश्यकता थी। वे उसे क्या मार्गदर्शन देते, वे स्वयं भटके हुए थे। सुगंधा बोलती जा रही थी, फिर पुलिस केस बना तो वह बहुत घबरा गए। किसी तरह से केस तो दब गया, लेकिन बार बार यही बोलते रहे, मैं देवयानी का गुनहगार हूँ, देबू बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सका। देवयानी के जाते ही सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं देबू को नहीं संभाल सकता, उसे कॉलेज में दोबारा एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं, मुझे उसे हॉस्टल भेजना पड़ेगा। सुगंधा वॉशरूम चली गई। देवांश को याद था वह दिन जब पिता ने बेरुखी से उससे कहा था, तुम बहुत बिगड़े जा रहे हो, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। देवांश के लिए यह निर्णय असहनीय था। उस घर को छोड़ना जिसमें माँ की यादें थी, सुबह शाम ही सही पिता नजर तो आ जाते थे, लेकिन उसका ईगो सामने आ गया। उसने प्रतिरोध नहीं किया, वैसे भी दफ्तर के कुछ लोग आकर के उसके कान भरने लगे थे। उसके पिता पर सुगंधा के प्रभाव के बारे में दबी जुबान से उसको बता जाते। उसे विश्वास नहीं होता था माँ के गुजरने की इतने कम समय में उसके पिता ऐसी ओछी हरकत कैसे कर सकते हैं। एक बात का तो उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके पिता उसकी मां को दिलो जान से चाहते थे। उसको पक्का यकीन हो गया था उसके हॉस्टल भेजने के पीछे सुगंधा का हाथ है। सुगंधा से मिला नहीं था वह तब तक, लेकिन उसके प्रति दिमाग में जहर घुलने लगा था। जहन में यह शक भी पैदा होने लगा था कि माँ की मृत्यु से पहले ही पिता का झुकाव सुगंधा की तरफ तो नहीं हो गया था।
इसलिए अस्पताल कम आते थे और दफ्तर चले जाते थे। सुगंधा जब आ करके बैठी तो देवांश गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे हमेशा से यह विश्वास था कि मेरी हॉस्टल जाने के पीछे तुम्हारा हाथ है, बल्कि मुझे लगता है मॉम की डेथ से पहले ही तुमने डैड पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। सुगंधा उदास स्वर में बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम समझते हो। मैंने तुम्हारे डैड के विषय में इस तरह से कभी नहीं सोचा था। हाँ, तुम्हारे हॉस्टल जाने के विचार का मैंने समर्थन किया था। आइडिया तुम्हारे डैड का था, लेकिन तुम्हारे डैड की गिरती सेहत और टेंशन को देखते हुए मुझे लगा उनकी दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही निर्णय था। तुम्हारे डैड का कुछ तो टेंशन कम होता, लेकिन भट्ट साहब ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था उस समय तुम्हें अपने डैड की सख्त जरूरत है और दूर भेजने का मतलब है तुम हमेशा के लिए अपनों से दूर कर देना। लेकिन तुम्हारे डैड को लगता था अगर परिस्थितियां ऐसे ही चलती रही तो उनका सिर फट जाएगा, वे पागल हो जाएंगे। सुगंधा जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसे डर था कहीं देवांश बीच में टोक ना दे या आगे बोलने को ही मना ना कर दे। उसे हमेशा लगता था देवांश की नफरत उसके प्रति जिन कारणों से थी उनमें एक कारण उसका हॉस्टल जाना भी था, जिसके लिए वह उसे उत्तरदायी मानता था। उसकी सांसें तेज हो गई तो उसने विराम ले लिया और चुप हो गई। देवांश उसके रुकने पर कुछ बोला नहीं, लेकिन यह विचार अवश्य आया उसके दिमाग में कि अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए उसके पिता ने उसके अंदर अवसाद की कड़वाहट भर दी। माँ के सामने उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि उसके पिता इतने कमजोर थे मानसिक रूप से। वह उन्हें एक स्नेहिल पिता के रूप में देखता था। पिता का निर्णय सुन करके उसने निश्चय किया था उसे भी किसी की आवश्यकता नहीं है। अब वह किसी के मुंह की तरफ नहीं ताकता रहेगा। संरक्षण और साथ के लिए अकेला है और अकेले ही दुनिया का सामना करेगा। उस समय उसे पिता और उनके आसपास के हर इंसान से नफरत सी महसूस होने लगी थी। सुगंधा के बारे में तो उसने ऑफिस के लोगों से सुना ही था, सारा दिन जगदीश के आगे पीछे घूमती रहती है, उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करती है। पता नहीं दवा के नाम पर भी क्या खिलाती है। नाश्ता खाना भी घर से लाती है, उसमें भी कुछ वशीकरण का टोटका ना मिला लाती हो। जिस तरह से जगदीश उसकी हर बात मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, पक्का वे उसके बस में हैं। यह बात सुन सुन करके देवांश को यकीन हो गया था कि सुगंधा और उसके पिता के बीच कुछ तो चल रहा है। जवाहर की बात तो उसे बहुत कड़वी लगी थी। जब उसने कहा था मॉम का जाना ही ठीक था, वह इतनी तकलीफ में थी। उस समय देवांश को लगा था उसकी माँ जैसी भी थी कम से कम उसके पास तो थी, रात दिन उनको देख तो लेता था। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था वह कभी थी ही नहीं, बस उनकी छवि दिमाग में रह गई थी। जवाहर बहुत शांत रहता था और उसको पहले जब भी मिलता था बहुत स्नेह देता था, लेकिन उसे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। देवांश जब हॉस्टल गया तब उसने कठोरता से निर्णय लिया कि वह किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। वह एक तरह से अपनी भावनात्मक डोर तोड़ करके गया था। उसे अब पिता की आवश्यकता केवल कॉलेज की फीस भरने के लिए थी। हॉस्टल में शुरू से उसका मन नहीं लगा था, लेकिन वह पक्के इरादा करके आया था 4 साल वह चाहे जो हो जाए वहां से कहीं नहीं जाएगा। साथ के छात्रों ने उसे तंग किया, लेकिन वह दृढ़ता से टिका रहा। रोना और भावुक होना उसने बंद कर दिया। वह केवल अपने काम पर ध्यान देता, ना किसी से हंसता ना बोलता। धीरे धीरे सब छात्रों ने उससे उलझना छोड़ दिया। कुछ गंभीर छात्रों में उसकी पहचान हो गई और उसके 2-3 दोस्त बन गए। छुट्टियों में भी घर नहीं आता था, ना पिता बुलाते थे। अपने दोस्तों के घर चला जाता या वहीं हॉस्टल में अकेले रह करके समय काट देता। उसे अब भावुकता और कमजोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं थे। उसने अपने आप को शारीरिक और मानसिक स्तर पर कठोर बनाया। उसका लक्ष्य इतना पैसा कमा लेना था कि लोग उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाएं। देवांश का अब सुगंधा की बातें सुनने का आगे बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी इतनी पुरानी बातों से अब क्या लाभ। फिर सुगंधा यह सब क्यों बता रही थी, उसकी समझ के बाहर था। अगर वह उससे संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रही थी तो वह असफल रहेगी। उसको सुगंधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोई उसकी माँ की जगह ले नहीं सकता था।
सुगंधा अपने विचार में मगन आगे बोलने लगी। मैं तुम्हारे पिता का जितना अधिक ध्यान रखने लगी थी वे उतना मुझ पर निर्भर रहने लगे। हर बात मुझसे पूछ करके करते, हर निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह लेते। इसका परिणाम यह निकला कि ऑफिस में मेरा रुतबा या कद समझ लो बढ़ने लगा। लोगों को मेरा महत्व समझ आने लगा। वे चापलूसी करते मेरी काम निकलवाने के लिए। मुझे जिंदगी में इतना महत्व कभी नहीं मिला था। अपने परिवार के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी लेकिन वे भी मुझे कोई विशेष सम्मान नहीं देते थे। ऐसे में मुझ पर पावर का नशा चढ़ने लगा। देवांश ने बीच में टोक दिया, रहने दो, मुझे और नहीं सुनना है। वह जानता था कि जो कुछ भी सामने आएगा उससे पिता की छवि और धूमिल हो जाएगी। उसकी नज़रों में वह एक स्नेहमयी पिता को ही याद रखना चाहता था। सुगंधा की आवाज़ में हमेशा की तरह तल्खी नहीं थी। वह कोमल स्वर में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। यह सब सुन करके शायद जो इमेज तुमने अपने पिता की मन में बसा रखी है बिखर जाएगी, लेकिन आज मन कर रहा है सब उड़ेल दूं जो अंदर भरा है तो हम सब इंसान ही, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन समय रहते अपनी गलती समझ आ जाए तो स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, शायद तुम्हें समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कुछ सीख लो। नर्स बीच में आकर के कह गई थी, सब ठीक चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। रूपाली को सुन करके बहुत राहत मिली। अब उसका ध्यान देवांश और सुगंधा की तरफ गया। न जाने इतनी देर से दोनों क्या बातें कर रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब देवांश से इतनी घृणा हो रही थी कि उसका चेहरा भी वह देखना नहीं चाहती थी। जब वह आया था और बात करने की कोशिश की थी तब भी रूपाली का मन नहीं हुआ था उससे बात करने का। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, सुगंधा की आंखों में पहली बार उसे सच्ची सहानुभूति नजर आई थी तो उसके गले लग करके उसे संबल दिया था। देवांश कैसा आदमी है, उसके पिता की मदद की है तो वह भी भुनाना चाहता है, लेकिन इस समय वह कुछ और नहीं सोचना चाहती थी। पिता के ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना ही करना चाहती थी। देवांश ने बेमन से सुगंधा से कहा, बोलो क्या बोलना है। सुगंधा पर जैसे बोलने का भूत सवार था। कितना सच बोल रही थी देवांश के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था वह अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष भाव से ही रख रही थी। सुगंधा ने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड को अपने घर में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उनका घर आने का मन नहीं करता था। वे रात के 8-9 बजे तक ऑफिस में काम करते और मुझे भी नहीं जाने देते। भले ही और कर्मचारी चले जाएं उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इस बात से झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी बहन की पढ़ाई खत्म हो गई थी, वह नौकरी ढूंढ रही थी। उसने एक लड़का भी पसंद कर लिया था शादी के लिए। मैं चाहती थी जल्दी से जल्दी मेरे दोनों भाई बहन सेटल हो जाएं तो मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लूं। इतने सालों से एक जैसी जिंदगी जीते जीते मुझे बोरियत होने लगी थी। मैं भी शादी करके अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी। मेरी उम्र निकलती जा रही थी, बच्चे होने मुश्किल हो जाते। मुझे ऑफिस से जल्दी घर जाने का मन करता था। बहन की शादी की तैयारी करनी थी। मैंने जगदीश जी से 1 महीने की छुट्टी भी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तुम्हारे पिता अब स्वस्थ लग रहे थे और उनका यह व्यवहार मुझ में आक्रोश भर रहा था। एक दिन मैंने साफ साफ कह दिया, या तो 2 हफ्ते की छुट्टी दो बहन की शादी की तैयारी करने के लिए, या मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी। यह बात सुनकर के वे इतना घबरा गए कि बोले कि शादी की सब तैयारी वे अपनी देख रेख में करवा देंगे और उन्होंने ऑफिस के खर्चे पर वहां के कर्मचारियों को आदेश दे करके मेरी बहन की शादी धूमधाम से करवा दी। देवांश यह बात जानता था कि सुगंधा की बहन की शादी ऑफिस के खर्चे पर हुई थी। 2-3 कर्मचारी उसको फोन पर सारी जानकारी देते रहते थे ऑफिस में क्या क्या चल रहा है। सुगंधा की बहन की शादी के बाद से दफ्तर में नकारात्मक फैल गई थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया था। देवांश का तब तक हॉस्टल में मन नहीं लग रहा था।
इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया था। उसे नहीं मालूम अब सुगंधा जैसे बता रही है वैसे ही सब कुछ हुआ या उसने अपने रूप जाल में फंसा करके पिता से यह सब करवाया था। उसके पास सच्चाई जानने का अब कोई माध्यम नहीं था। खैर, इतने समय बाद क्यों और कैसे हुआ जानने से कोई लाभ नहीं है। जो हुआ वह सामने था। सुगंधा अतीत में खोई आगे बोल रही थी। विवाह समारोह इतना शानदार था कि हमारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों की इतनी तारीफ सुन पैसे का महत्व बहुत साफ हो गया था मेरे दिमाग में। इस बीच तुम्हारे डैड से मेरी फैमिली अच्छे से परिचित हो गई थी। भाई की भी उन्होंने नौकरी लगवा दी। मैंने अपने लिए विवाह संबंधी इश्तेहार देखने शुरू कर दिए। एक दिन आधे दिन की छुट्टी लेकर के एक सज्जन से मिलने गई तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पहले बहुत बुरा भला कहा, गुस्सा किया कि मैं काम के प्रति लापरवाह हूँ, मेरा ध्यान भटकता रहता है। मैं रोने लगी। आखिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मुझे भी तो हक था। मैंने निर्णय लिया मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तो तुम्हारे डैड गिड़गिड़ाने लगे। तब उन्होंने साफ साफ कहा वह मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। मुझे यह सुन करके आश्चर्य हुआ। मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था। मैं बिना उत्तर दिए घर चली गई और अगले दिन वापस भी नहीं आई। वे स्वयं मेरे घर गुलदस्ता और चॉकलेट लेकर के आए। जब माँ को उनकी इच्छा के बारे में पता चला तो वह भी मुझ पर दबाव डालने लगी। उनके अनुसार तुम्हारे डैड ने हम पर इतने एहसान किए थे, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था एहसान उतारने का। मिसेज पाल भी आ गई थी मुझे समझाने और सबके इतने दबाव के कारण मैंने हाँ कर दी। मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, लेकिन सबके दबाव और दौलत के लालच में आ करके मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली। तुमसे बात इसलिए छुपाई गई कि तुम आ करके कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दो। एक सादे समारोह में हमारी शादी संपन्न हुई। देवांश को ध्यान था उसे शादी के बारे में बताया नहीं गया, ना निमंत्रण दिया गया था। ऑफिस के ही बंदे ने यह खबर उस तक पहुंचाई थी, लेकिन तब तक वह अपने हॉस्टल की जिंदगी में इतना रंग गया था, उसे पिता की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहा था। उसने उस बंदे को डांट लगा दी थी कि उससे संपर्क करके तंग ना किया करे। सुगंधा की यादों का पिटारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शादी के बाद तुम्हारे डैड मुझे घर में कैद रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं ऑफिस में काम करूं या कहीं उनके बिना जाऊं। कुछ महीने में ही मेरे लिए स्थिति असहनीय हो गई। मैं घूमना फिरना चाहती थी, पैसे को एंजॉय करना चाहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने पर वे बवाल मचा देते थे, लड़ते थे और फिर रोने लग जाते थे। मनाने के लिए एक दो दिन ऑफिस ना जा करके मुझे कहीं घुमाने ले जाते थे, खरीदारी कराने ले जाते थे, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। मुझे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना था, पैसा उड़ाना था, किटी पार्टी में जाना था। मैंने उनकी परवाह करनी बंद कर दी और अमीर औरतों से दोस्ती कर ली। मैं उनके ऑफिस से आने के पहले ही क्लब वगैरह निकल जाती और देर रात तक आती। सुबह उनके जाने के बाद उठती और दिन में कुछ खरीदारी करने निकल जाती। वह खामोश हो गई। देवांश को यह सब सुन करके गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब जो बीत गया उसके बारे में बोल करके उसे क्या हासिल होगा। कुछ पल रुकने के बाद सुगंधा सिसकने लगी, फिर बोली, मैं ऐसो आराम के पीछे इतनी पागल हो गई कि जगदीश जी के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाई। वह मेरे साथ के लिए तरसते रहे और मैं घूमने फिरने में लगी रही। मैं जानबूझ करके भी उनसे दूर रहती थी। मेरा उनके साथ दम घुटता था। मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपनी दवा और खाने पीने में लापरवाही करने लगे थे। वे दिन पर दिन खामोश रहने लगे थे और कमजोर होते जा रहे थे। धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए। तुम्हें याद करते, चिट्ठी लिखते, फोन करते, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं देते थे। एक दिन वे ऑफिस में बेहोश हो करके गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। सुगंधा पुरानी यादों में खोई अभी भी सुबक रही थी। पिता का कष्ट सुन करके देवांश का मन भी भारी हो गया। उसे नहीं पता था पिता को इतना कष्टमय समय रहा था। सुगंधा पर भी क्रोध आ रहा था। वह कठोरता से बोला, जब तुम्हें उनकी परवाह नहीं थी तो शादी क्यों करी? उनकी उम्मीद बढ़ा दी, उनकी दौलत पर ऐश करती रही, शर्म नहीं आई तुम्हें? सुगंधा फर्श की तरफ एकटक देख रही थी और बोली, तब नहीं यह समझी, लेकिन उनके जाने के बाद एक एक दिन पश्चाताप में काटा है मैंने।
देवांश के स्वर में कोई रियायत नहीं थी। उनके जाने के बाद पश्चाताप करके क्या हासिल करना चाहती हो? पश्चाताप इसलिए हो रहा होगा जो अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे थे वह मिलना बंद हो गया। सीमित पैसे में क्या ऐश करोगी? सुगंधा लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी, कोई स्ट्रेस न लेने को कहा। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर में बिस्तर पर रहने लगे। दवाइयाँ ठीक से न लेने के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ गया था। घर में ही नर्स का इंतजाम कर दिया गया और मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। भट्ट साहब ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। तुम्हारे डैड के साइन लेने घर भी आते थे और घंटों बैठ करके तुम्हारे डैड का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते थे। मुझे वे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि एक दो बार उन्होंने कहा भी, अगर मैंने सर का ठीक से ध्यान रखा होता तो उनकी यह हालत नहीं होती। तुम्हारे डैड चाहते थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी जाए, लेकिन भट्ट साहब अड़ गए। उनका कहना था देवांश की पढ़ाई पूरी होने वाली है, उसे ही बिजनेस संभालना चाहिए। देवांश सुगंधा को बीच में टोकते हुए गुस्से से बोला, तुमने डैड पर इतना प्रेशर डाला होगा बिजनेस अपने नाम करने के लिए कि वे छत से कूद गए। नम आंखों से सुगंधा देवांश की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नहीं देवांश, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। सबकी नज़रों में मैं गलत थी और मुझे भी ग्लानि हो रही थी। मुझे यह बात महसूस हो रही थी कि मैंने जगदीश जी की तरफ लापरवाही की है, उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वे धीरे धीरे डिप्रेशन की गिरफ्त में चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। वे कमजोरी के कारण गफलत में पड़े रहते। उन्हें भ्रम होने लगा कि उनकी पहली पत्नी उनके करीब है। वे अक्सर उनका नाम ले करके रोने लगते थे। मैं थोड़ी देर ऑफिस का काम देखती थी और बाकी का सारा समय उनके पास रहती थी, लेकिन अब उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं रही। वे मुझे पहचानते ही नहीं थे। थोड़ा बहुत भट्ट साहब को देख करके रिएक्ट करते थे। अब सुगंधा मुंह को हाथ से दबा करके जोर जोर से रो रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। पिता की ऐसी हालत का वर्णन सुन करके देवांश की भी आंखें नम हो गई। उसके दोनों माता पिता का अंत समय काफी कष्ट में गुजरा था। उसे अब अफसोस हो रहा था, उसने गुस्से में पिता के भेजे हुए खत कभी खोल करके क्यों नहीं पढ़े। पढ़ता तो शायद उनका अकेलापन और दर्द समझ करके उनके पास आ जाता और कुछ सहारा देता। आखिरी समय में वे इतने अकेले तो नहीं रहते। सुगंधा कुछ देर तक रोती रही। देवांश उसके लिए पानी लेने नहीं गया, वहीं बैठा रहा। उसका खुद का मन बहुत व्यथित था। पिता ने कितना कष्ट झेला और वह उनसे घृणा करता रहा। रूपाली सामने बैठी देख रही थी, सुगंधा रो रही है और देवांश बुत बना बैठा है। न जाने ऐसी क्या बात चल रही है दोनों के बीच, जो सुगंधा इतनी दुखी है और देवांश इतना विचलित है। उसके पिता के लिए तो दोनों परेशान होने वालों में से नहीं हैं, आपस में ही कुछ बहस कर रहे होंगे। सुगंधा थोड़ी देर बाद बोली, मैं उस दिन मंदिर गई थी और पहली शिफ्ट की नर्स दूसरी के आने का इंतजार किए बिना चली गई। जगदीश जी अब वैसे तो बेहाल से पड़े रहते थे, लेकिन अचानक उठ करके बेसुध भागने लगते या चिल्लाते हुए, वह बुला रही है, वह बुला रही है। इसलिए अब उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे, कहीं गिर ना जाएं। उस दिन ना जाने कैसे यह गड़बड़ हो गई और जगदीश जी अचानक उठे, कमरे के बाहर बालकनी में आ गए। जब मैं पहुंची घर के बाहर भीड़ थी और जगदीश जी खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। सुगंधा बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे अपने आप से बोल रही हो। देवांश को सुनने के लिए उसकी तरफ झुकना पड़ रहा था। सुगंधा बोलते बोलते खामोश हो गई। अब वह रो नहीं रही थी, बस चुपचाप सिर टिका करके शून्य में ताक रही थी। लेकिन देवांश की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह कैसे इतना कठोर हो गया था, पिता के स्नेह को वह कैसे भूल गया। ऑफिस से आते ही उसको गोद में ले लेते थे, उसके साथ बच्चा बन करके खेलते थे, एक से एक खिलौने ढूंढ करके लाते थे उसके लिए। रात को 12 बजे उसे आइसक्रीम की जिद हो जाती तो देवयानी के मना करने पर भी वे ले करके आते थे। देवांश को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने पिता से दूरी बना ली थी। उन्हें उसकी जरूरत थी। यह कौन से विधान में लिखा है, पिता ही पुत्र की देखभाल करेगा। वह भी तो अपने गुस्से पर काबू
कर पिता का सहारा बन सकता था, उन्हें अकेला छोड़ करके चला गया। देवांश अपने ख्यालों में खोया था। सुगंधा जैसे अब अपने आप से बड़बड़ा रही थी। प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तब हम उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं, पैसे और स्वार्थ के कारण अंधे हो जाते हैं। तुम्हारे डैड के जाने के बाद मुझे समझ आया मैंने क्या खोया है, अकेलापन क्या होता है तब मैंने जाना। माँ गुजर गई हैं, दोनों भाई बहन की अपनी गृहस्थी है जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगदीश जी की पीड़ा को अब समझ रही हूँ। जब सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ कोई नहीं पूछता है। देवांश ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उसमें कौन पूछेगा तुम्हें, सब पैसे की दुनिया है। सुगंधा एकदम से उसकी तरफ पलटी और बोली, यह हम दोनों का भ्रम है। आज लग रहा है भट्ट साहब हम दोनों से अधिक दौलतमंद हैं। वह देखो वे दोनों कैसी भूखी प्यासी उनके जीवन के लिए रो रो करके बेहाल हो रही हैं। आज मुझे कुछ हो जाए किसे फर्क पड़ेगा मेरे मरने पर, कितने लोग परेशान होंगे, कौन मुझे प्यार से याद करेगा, कोई नहीं। आज पहली बार अपनी बेचारगी मुझे साफ साफ दिख रही है। देवांश सुगंधा को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे पहली बार लगा सुगंधा सही कह रही है। सुगंधा अपनी धुन में बोलती जा रही थी, मैंने जरा से पैसे और उन 2 कमरों के पीछे अपने आप को कैद कर लिया। कुछ पल खामोश रही, फिर देवांश की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम रूपाली की सुंदरता के पीछे दीवाने हो रहे हो। तुम्हें केवल उसकी देह की खूबसूरती नजर आ रही है, उसके दिल की नहीं। उसकी देह प्राप्त भी कर लोगे लेकिन उसका मन नहीं जीत पाए तो सब बेकार है। अगर मन जीत लिया तो देह तो वह स्वयं तुम्हें समर्पित कर देगी। देवांश खींच करके बोला, शादी के बाद वह मन में भी मुझे स्थान दे देगी। स्त्री है, शादी को बहुत अहमियत देती होगी। सुगंधा सिर झटकते हुए बोली, यही तो तुम गलत सोच रहे हो। वह हमारी तरह पैसे की लालची नहीं है। अगर तुम सोचते हो इतना सामान दिला करके तुमने उसका दिल जीत लिया है तो तुम गलत हो। उसको जीतने के लिए तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसको समझना होगा। देवांश झुंझला करके बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसकी चापलूसी करता रहूं। सुगंधा एकदम से देवांश की तरफ मुड़ी, उसके कंधों को झकझोरते हुए गुस्से में बोली, तुम पागल हो, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम आया है और तुम्हें एहसास ही नहीं है। वह उन लड़कियों में से है जो प्रेम के लिए कुछ भी लुटा सकती है। ऐसा साथी कितनों को मिलता है। देवांश अब खामोश था, सुगंधा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह बोली, भट्ट साहब बहुत ईमानदार इंसान हैं। अपने जीवन में एक पैसे की हेरा फेरा नहीं की है उन्होंने। रूपाली के साथ तुम्हें उनका स्नेह भी मिलेगा। तुम्हें अपने मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होगी। सुगंधा थक गई थी इतनी देर से बोलते बोलते। देवांश का ध्यान रूपाली की तरफ था। वह एकटक उसे देखने लगा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए और रूपाली और राधिका से बोले, ऑपरेशन सफल रहा, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 घंटे बाद आप उनसे मिल सकते हैं। रूपाली और राधिका सांस रोके डॉक्टर की बात सुन रहे थे, फिर एक दूसरे के गले लग करके खुशी से रो पड़े। देवांश अपनी जगह से हिला नहीं, उन दोनों को अपलक देखे जा रहा था। डॉक्टर की खबर सुन करके उनकी प्रक्रिया ऐसे थी जैसे दुनिया जहां की दौलत उनको मिल गई हो। देवांश को पता नहीं चला कब सुगंधा उसके पास से उठ करके उन दोनों की खुशी में शामिल हो गई। राधिका और रूपाली अभी भी गले लग करके रो रही थी। सुगंधा भी उनसे लिपट करके रोने लगी। दोनों ने अपना एक एक हाथ निकाल करके उसे भी अपनी खुशी में ऐसे शामिल कर लिया जैसे बरसों से जानती हो उसे। देवांश ने महसूस किया सुगंधा बहुत बदल गई थी। कुछ पल बाद तीनों अलग हुई और राधिका का ध्यान देवांश की तरफ गया। वह तुरंत उसके पास आई और बड़े प्रेम से बोली, बेटा आपका बहुत बहुत आभार इनकी जान बचाने के लिए। देवांश झिझकते हुए बोला, इसमें आभार की क्या बात है। उसने रूपाली की तरफ देखा, वह अपने मामा से बात कर रही थी। उसके मामा ने राधिका को आवाज देते हुए कहा, दीदी चलो तुम भी कैंटीन में कुछ खा लो, फिर जीजा जी से मिल लेंगे। राधिका की आंखें अब भी गीली थी। देवांश के सिर पर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखते हुए बोली, बेटा आप भी हमारे साथ चलो, कुछ ले लेना। इतनी देर से ऐसे ही बैठे हो आप,
देवांश की नजरें अभी भी रूपाली की तरफ थी। वह उसको नजरअंदाज कर रही थी। उसने राधिका से कहा, नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है, आप लोग चलो। और वह सुगंधा के साथ अस्पताल से निकल गया। देवांश ऑफिस में काम अवश्य करता रहा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। सुगंधा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। किसी के दिल में अपने लिए प्रेम देखने की ललक बढ़ते जा रही थी। रूपाली का यह वाक्य बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। प्रेम के एहसास के बिना वह केवल क्रिया है जिसका कोई मतलब नहीं है। रूपाली की आंखों में अपने लिए घृणा और उसका नजरअंदाज करना उसको अखर रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था रूपाली से कैसे बात करे, कैसे उसे अपने मन की बात समझाए। एक दो बार उसने अस्पताल फोन करके पूछा, जवाहर कैसे हैं। जवाहर की तबीयत में लगातार सुधार होता जा रहा था। वह असमंजस की स्थिति में ही घर चला गया। अपना रिश्ता रूपाली से कैसे ठीक करे उसे ज्ञान नहीं था। रूपाली अपने मामा और राधिका के साथ बैठ करके चाय नाश्ता कर रही थी। तभी उन्हें ढूंढते हुए अमन, रेखा और सुमन आ गए। अमन हड़बड़ाहट में बोला, आप कैसे हैं अंकल जी? सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई आने में। रूपाली बोली, कोई बात नहीं, डैड अब ठीक हैं, अभी थोड़ी देर में मिलने देंगे, तसल्ली तो तब होगी। राधिका की नाश्ता करके शरीर में ताकत महसूस हुई। वह रूपाली से बोले, अब तुम डैड से मिल करके घर जाओ और आज आराम करो। रूपाली ने ना नुकुर करते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगी। राधिका सख्ती से बोली, नहीं, अब मामा चले जाएंगे और मामी आ जाएंगी, शाम तक वे रहेंगी और रात को मैं अकेली रह लूंगी। तुम आज आराम कर लो, कल तुम रुक जाना। रूपाली को माँ की बात माननी पड़ी। जैसे ही उसने हाँ कहा, राधिका, रेखा और सुमन से बोली, बेटा तुम दोनों में से जो आज खाली हो वो रूपाली के साथ घर पर रुक जाना। अकेले उसे घबराहट ना होने लगे अपने डैड की तबीयत को लेकर के। कुछ उल्टी सीधी बात दिमाग में आने लगी तो रेखा बोली, आप चिंता मत करो आंटी, मैं रुक जाऊंगी। सुमन बोली, मैं जरूर रुक जाती, लेकिन अभी घर में मेहमान ठहरे हुए हैं। रूपाली पिता से मिली, लेकिन निश्चिंत होने के स्थान पर और चिंतित हो गई। ट्यूब से घिरे पिता बहुत असहज लग रहे थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे। आंखें झपका करके बताया कि वे अब ठीक हैं। हमेशा चट्टान की तरह उसकी सुरक्षा के लिए आगे खड़े रहने वाले पिता को इतना बेबस देख करके उसको फिर रोना आ गया। वह बहुत बुझे हुए दिल और भारी कदमों से रेखा के साथ अपने घर गई। रेखा उसे समझाती रही, सब ठीक हो जाएगा। फिर रूपाली ने अस्त व्यस्त पड़े घर को सजाया संवारा। रूपाली कुछ सामान्य लगी तो रेखा ने देवांश के बारे में बात करनी शुरू कर दी। शादी के समारोह के बाद से ही उत्सुकता के कारण वह पागल हो रही थी। उसने बहुत सावधानी से बात शुरू की, देवांश के बारे में बताना। रूपाली देवांश का नाम सुनते ही भड़क उठी और बोली, क्या जानना है तुझे उसके बारे में? बताया तो था बिजनेसमैन है और कोई खूबी नहीं है जिसका बखान किया जाए। रेखा कहाँ चुप रहने वाली थी। तुम दोनों मिले कहाँ? प्रेम कैसे हुआ? शादी के बाद तो तेरी सही ऐश हो जाएगी। रूपाली ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बेचैनी से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। रेखा कुछ देर तो उसको देखती रही, फिर बोली, यह क्या पागलों की तरह इधर से उधर घूम रही है? बैठ एक जगह, तुझे देख मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन रूपाली ने रेखा की बात अनसुनी कर दी और ऐसे ही घूमती रही। रेखा ने खींच करके उसे पलंग पर बैठा दिया और आश्चर्य से बोली, इतनी परेशान क्यों है? डॉक्टर ने कहा तो था अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर इतना बेचैन क्यों हो रही है? रूपाली रेखा की तरफ देखते हुए बोली, मैं देवांश से शादी नहीं कर सकती, उसे बिल्कुल मेरे मान नहीं है। रेखा हैरानी से बोली, अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, वह शादी से पहले शारीरिक संबंध चाहता था। मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ उसको इस बात की परवाह नहीं है। रेखा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो परेशानी क्या है? शादी तो कर ही रहा है, जो काम 1 महीने बाद करना है वह अब कर लो, क्या अंतर पड़ेगा? रूपाली झुंझला करके बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है या तुझे यह बात मजाक लग रही है? रेखा गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, रहने दे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देवांश इतना हैंडसम है, तेरी जगह मैं होती तो वह जो कहता कर लेती। रूपाली दुखी स्वर में बोली। रूपाली झुंझला करके बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है या तुझे यह बात मजाक लग रही है?
रेखा गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, रहने दे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देवांश इतना हैंडसम है, तेरी जगह मैं होती तो वह जो कहता कर लेती। रूपाली दुखी स्वर में बोली, उसको मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी सुंदरता पर रीझ करके शादी कर रहा है। डैड की जान बचा करके एहसान किया है उसने। अब रेखा भी गंभीर हो गई थी। देख, शादी करने की चाहत के पीछे तेरी सुंदरता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम भी हो जाएगा। रूपाली बोली, साथ रहने से प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर उसने मुझे फोर्स किया वह करने को जो मैं नहीं चाहती, तो मैं उसकी कभी भी इज्जत नहीं कर पाऊंगी। रेखा उसका हाथ दबाते हुए बोली, यह बात तो तू सही कह रही है। रूपाली आगे बोल रही थी, शादी का मतलब एक दूसरे के विचारों का मान रखना भी है। भले ही मेरी सोच दकियानूसी हो, आजकल इन बातों का कोई नहीं मानता, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो यह बात देवांश को समझनी चाहिए। रेखा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तो तू उसको साफ साफ बोल देना। रूपाली बोली, उसकी बातों से मुझे उससे घृणा होने लगी है, बात करने का मन नहीं करता है, क्या समझाऊं उसे। वैसे भी वह समझने वाला नहीं है, जिद्दी टाइप का है। रेखा बोली, फिर तूने क्या सोचा है। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ उसे यह देह चाहिए ना, मैं सौंप देती हूँ, उसका शौक पूरा हो जाएगा, जो एहसान किया है वह भी उतर जाएगा, फिर हो सकता है वह स्वयं शादी के लिए मना कर दे। रेखा हैरानी से उसको देखते हुए बोली, और अगर वह फिर से शादी करना चाहेगा तो। रूपाली दुखी स्वर में बोली, फिर मैं मना कर दूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी, अब अपने मम्मी और डैड की देखभाल करूंगी। हम डैड की तबीयत ठीक होते ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रेखा चिंतित स्वर में बोली, मुझे नहीं समझ आ रहा है तू क्या करने की सोच रही है। तू ऐसा कर, आराम कर, अभी तेरा दिमाग ठीक नहीं है। रूपाली रेखा के कहने पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दिन में सोने की उसे आदत नहीं थी, अपनी कही बातें ही उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था वह जो करने वाली है वह गलत है, लेकिन देवांश से उसे इतनी घृणा हो रही थी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।